ड्रीम और मिथ्स में मृत्यु बार बार दिखाई देती है। पुराना राजा मरता है, नायक अंधेरी गुफा में उतरता है, सूर्य डूबता है और अगली सुबह फिर जन्म लेता है। सांप अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है, पेड़ पतझड़ में खाली हो जाता है और फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। ये इमेजेस हमें केवल फिजिकल डेथ की याद नहीं दिलाती, वे साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक हो सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमारे पुराने आइडेंटिटी को समाप्त होना पड़ता है। पुराना बिलीफ, पुराना रिलेशनशिप पैटर्न, पुरानी सेल्फ इमेज, पुरानी एम्बिशन या वह रोल जिसने कभी हमें सुरक्षा दी थी लेकिन अब प्रिजन बन चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन रोमांटिक आइडिया नहीं है। वास्तविक चेंज अक्सर पेनफुल होता है। जब पुराना सेल्फ टूटता है तो नया सेल्फ तुरंत तैयार नहीं मिलता। बीच में एक एम्प्टी स्पेस आता है। आप जानते हैं कि पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकते, लेकिन नया रास्ता अभी दिखाई नहीं देता। यह साइकोलॉजिकल नाइट है। हर रीबर्थ से पहले एक डार्कनेस आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष तक अपनी पूरी आइडेंटिटी करियर पर लगाई, फिर अचानक नौकरी चली गई। बाहर से यह फाइनेंशियल क्राइसिस है, अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस। वह पूछता है, अब मैं कौन हूं? यह प्रश्न टेरिफाइंग है, लेकिन कभी कभी यह प्रश्न ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार बन सकता है, क्योंकि पहली बार उसे अपने डिजिग्नेशन से बाहर स्वयं को जानना पड़ता है। किसी रिलेशनशिप का अंत भी ऐसा ही हो सकता है। हम केवल व्यक्ति को नहीं खोते, हम वो फ्यूचर भी खोते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन किया था। पुरानी कहानी मरती है और कुछ समय तक जीवन बिना कहानी के रह जाता है। हम तुरंत नई रिलेशनशिप, नया डिस्ट्रैक्शन, नया लक्ष्य या कांस्टेंट बिजनेस खोजते हैं, क्योंकि खालीपन अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन कभी कभी साइके को उस खाली स्थान की आवश्यकता होती है। वही पुराने पैटर्न की एशेस से नई अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। यंगियन दृष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यह डार्कनेस को बाईपास करना नहीं, यह ग्रीफ, अनसर्टेनिटी और इनर कन्फ्लिक्ट के बीच से गुजरना है। इसीलिए मिथ्स में हीरो को जंगल में जाना पड़ता है, उसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। वह घर पर बैठे बैठे ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जिस चैलेंज से हम लगातार भाग रहे हैं, कभी कभी उसी के भीतर हमारी अगली अवस्था छिपी होती है। इंडिविजुएशन दूसरे जैसा नहीं, स्वयं जैसा बनने की प्रक्रिया है। हम जन्म लेते ही एक कंप्लीटली डेवलप्ड पर्सनालिटी नहीं होते। हमारे भीतर अनेक पॉसिबिलिटीज होती है। परिवार, कल्चर, एजुकेशन और परिस्थितियां पर्सनालिटी के कुछ हिस्से को विकसित करती है। कुछ हिस्से पीछे रह जाते हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ हमें स्वयं भी दिखाई नहीं देते। यूंग ने मनुष्य के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक केंद्रीय प्रक्रिया के लिए इंडिविजुएशन शब्द का उपयोग किया। इसे केवल इंडिविजुअलिटी या दूसरे से अलग दिखने की इच्छा ना समझें। इंडिविजुएशन का अर्थ है अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एस्पेक्ट के बीच एक अधिक लिविंग रिलेशनशिप बनाना, पर्सोना को पहचानना, शैडो का सामना करना, प्रोजेक्शंस वापस लेना, अपने भीतर के कॉन्ट्राडिक्टरी हिस्से को सुनना और धीरे धीरे एक अधिक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बनना। यह परफेक्शन की यात्रा नहीं, होलनेस की यात्रा है। परफेक्ट व्यक्ति अपनी वीकनेसेस छिपाता है, होल व्यक्ति उसे पहचानता है। परफेक्ट व्यक्ति कॉन्ट्राडिक्शन से डरता है, होल व्यक्ति समझता है कि उसके भीतर करेज और फियर दोनों है, लव और एंगर दोनों है, जेनरोसिटी और सेल्फिशनेस दोनों है, लाइट और डार्कनेस दोनों है। कंप्लीट होने का अर्थ केवल प्रकाश बनना नहीं, अपने अंधकार को प्रकाश में लाना है। इंडिविजुएशन सेल्फिश आइसोलेशन भी नहीं है। यह कहना नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं, बल्कि इसके विपरीत, जो व्यक्ति स्वयं को अधिक स्पष्टता से समझता है, वह दूसरों पर अपनी अनकॉन्शियस नीड्स कम प्रोजेक्ट करता है। वह रिलेशनशिप में अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ला सकता है। उसे हर डिसएग्रीमेंट में
एनिमी दिखाई नहीं देता, उसे हर अट्रैक्शन में सेवियर दिखाई नहीं देता, उसे हर क्रिटिसिज्म में ह्यूमिलिएशन दिखाई नहीं देता। इंडिविजुएशन का रास्ता अक्सर जीवन के मध्य में अधिक तीव्र हो सकता है। युवा अवस्था में हमारा ध्यान बाहरी दुनिया बनाने पर होता है, करियर, परिवार, स्टेटस, अचीवमेंट, आइडेंटिटी। ये आवश्यक है, लेकिन एक समय के बाद कोई भीतर से पूछ सकता है, मैंने बहुत कुछ पा लिया, फिर भी एम्प्टीनेस क्यों है? यह एम्प्टीनेस हमेशा इनग्रेटिट्यूड नहीं, कभी कभी साइके का सिग्नल है कि बाहरी सक्सेस के साथ इनर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अपने दुनिया में प्लेस बना लिया, लेकिन अपने भीतर होम नहीं बनाया। मिडिल लाइफ के प्रश्न अलग होते हैं। अब केवल यह पर्याप्त नहीं, मैं क्या बनूं? प्रश्न बदल जाता है, मैं वास्तव में कौन हूं? कौन सी लाइफ मैंने केवल अप्रूवल के लिए जी? कौन सा सपना मेरा था? कौन सा सपना मुझे दिया गया? क्या मेरी अचीवमेंट्स मेरी सोल की डायरेक्शन से जुड़ी है, या मैं ऐसी सीढ़ी चढ़ता रहा जो गलत दीवार पर लगी थी? इन प्रश्नों का आंसर तुरंत नहीं मिलता। कभी कोई ड्रीम संकेत देता है, कभी क्रिएटिव एक्टिविटीज, कभी क्राइसिस, कभी डिप्रेशन जैसी अनुभूति भी यह संकेत दे सकती है कि जीवन की वर्तमान संरचना में गंभीर समस्या है। हालांकि ऐसी स्थिति में प्रोफेशनल सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट है। कभी कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति, कोई लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे भीतर डोरमेंट पार्ट को जगा देता है। इंडिविजुएशन की जर्नी में सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। यह रोजमर्रा की ईगो से बड़ा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल माना जाता है। ईगो कहता है मैं वही हूं जिसे मैं कॉन्शियसली जानता हूं। सेल्फ कहता है तुम उससे कहीं अधिक हो। ईगो कंट्रोल करना चाहता है, सेल्फ इंटीग्रेशन चाहता है। ईगो इमेज बचाता है, सेल्फ ट्रुथ की ओर खींचता है। ड्रीम्स में होलनेस के सिंबल्स कभी सर्किल, मंडाला, केंद्र, प्रकाश, प्रीशियस स्टोन, चाइल्ड या किसी सेक्रेट फिगर के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन इन्हें फिक्स्ड कोड की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इनका अर्थ ड्रीमर की पूरी स्थिति से जुड़ा होगा। इंडिविजुएशन कोई फाइनल सर्टिफिकेट नहीं। ऐसा दिन नहीं आता जब व्यक्ति कह सके अब मैंने अपना अनकॉन्शियस पूरी तरह समझ लिया। साइके जीवित है, जीवन बदलता है, नए कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, नई लेयर्स खुलती है। यह एक ऑनगोइंग डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन जो हमारे और हमारे भीतर के अननोन के बीच जीवन भर चल सकती है। हम स्वयं को मॉडर्न और रैशनल मानते हैं। हम सोचते हैं कि एंशिएंट सिंबल्स, रिचुअल्स और मिथ्स पुराने समय की बातें हैं, लेकिन क्या हमने सिंबल्स को वास्तव में छोड़ दिया है या केवल नए सिंबल्स बना लिए हैं? एक लग्जरी कार केवल ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं रहती, वह सक्सेस, स्टेटस और पावर का सिंबल बन सकती है। एक यूनिफॉर्म केवल कपड़ा नहीं, अथॉरिटी और बिलोंगिंग का सिंबल हो सकता है। एक नेशनल फ्लैग केवल रंग और फैब्रिक नहीं, इतिहास, सैक्रिफाइस और कलेक्टिव आइडेंटिटी का सिंबल। एक वेडिंग रिंग केवल मेटल नहीं, कमिटमेंट और रिलेशनशिप का सिंबल। एक स्मार्टफोन केवल टेक्नोलॉजी नहीं, कनेक्शन, अटेंशन, आइडेंटिटी और कभी कभी सोशल वर्थ का सिंबल। हमारे ब्रांड्स मॉडर्न मिथोलॉजी बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट हमें प्रोडक्ट से अधिक आइडेंटिटी बेचते हैं। यह परफ्यूम लगाइए, आप डिज़ायरेबल बनेंगे। यह कार खरीदिए, आप पावरफुल बनेंगे। यह फ़ोन लीजिए, आप क्रिएटिव क्लास का हिस्सा है। यह कोर्स कीजिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मॉडर्न मनुष्य सिंबल से मुक्त नहीं हुआ, वह केवल अपने सिंबल्स को पहचानना भूल गया है। जब सिंबल अनकॉन्शियस होता है तो वह हमें साइलेंटली कंट्रोल कर सकता है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन शायद हम बिलोंगिंग खरीदना चाहते हैं। हम प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन शायद पिता की अप्रूवल खोज रहे हैं। हम फेम चाहते हैं, लेकिन शायद चाइल्डहुड की इनविजिबिलिटी से भाग रहे हैं। हम परफेक्ट बॉडी चाहते हैं,
लेकिन शायद भीतर की इनएडिक्वेसी को बाहर से रिपेयर करना चाहते हैं। यह कहना नहीं कि एम्बिशन, वेल्थ या ब्यूटी गलत है। प्रश्न है, इनके पीछे कौन सी साइकोलॉजिकल स्टोरी काम कर रही है? क्या हम वस्तु का उपयोग कर रहे हैं या वस्तु से अपनी आइडेंटिटी बनवा रहे हैं? आर्ट भी सिंबल्स का पावरफुल क्षेत्र है। कभी कोई पेंटिंग हमें बिना रीजन के आकर्षित करती है। किसी सॉन्ग की एक लाइन हमारे भीतर गहराई तक उतर जाती है। किसी फिल्म का कैरेक्टर वर्षों याद रहता है। किसी एंशिएंट टेम्पल में प्रवेश करते ही एटमॉस्फेयर बदला हुआ लगता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कला कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन से पहले हमारी इमेजिनेशन और इमोशन से जुड़ती है। आर्टिस्ट हमेशा सिंबल का पूरा मीनिंग कॉन्शियसली नहीं जानता। कभी इमेज उसके भीतर से आती है, वो उसे बनाता है और बाद में स्वयं उसके अर्थ को खोजता है। क्रिएटिव प्रोसेस में अनकॉन्शियस पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए ऑथेंटिक आर्ट कई बार क्रिएटर से भी बड़ी लगती है। उसमें ऐसे मीनिंग्स दिखाई देते हैं जिसकी योजना उसने कॉन्शियसली नहीं बनाई थी। सपनों को समझने की व्यवहारिक विधि। अब प्रश्न है, क्या हम अपने सपनों के साथ कोई मीनिंगफुल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ। हर ड्रीम को प्रोफेसी मत बनाइए, हर इमेज को सुपर नेचुरल मैसेज मत मानिए और हर नाइटमेयर से डरिए मत। ड्रीम को एक साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी की तरह देखिए। सबसे पहला कदम है ड्रीम जर्नल। अपने बेड के पास नोटबुक रखिए। सुबह आँख खुलते ही फ़ोन मत उठाइए। कुछ क्षण उसी पोजीशन में रहिए। अपने आप से पूछिए, मैं कहाँ था? मेरे साथ कौन था? सबसे पावरफुल इमेज क्या थी? मैंने क्या महसूस किया? पूरी कहानी याद ना हो तो केवल फ्रैगमेंट्स लिखिए। एक लाल दरवाज़ा, बारिश, पुराना स्कूल, कोई मेरा नाम बुला रहा था, मैंने जूते नहीं पहने थे। छोटे फ्रैगमेंट समय के साथ पैटर्न्स दिखा सकते हैं। दूसरा स्टेप, ड्रीम को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। मैं जंगल में चल रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, मैं मुड़ता हूँ। इससे ड्रीम अधिक अलाइव रहता है। थर्ड स्टेप, अपनी फीलिंग्स लिखिए। केवल सीन पर्याप्त नहीं। सांप देखकर आप डरे थे, शांत थे, फैसिनेटेड थे, उसे बचाना चाहते थे, मारना चाहते थे। एक ही सिंबल अलग फीलिंग के साथ अलग अर्थ ले सकता है। चौथा कदम, पर्सनल एसोसिएशंस में लिखिए। उदाहरण के लिए, ड्रीम में कुत्ता आया। आपने आप से पूछिए, कुत्ते से मेरी पहली मेमोरी क्या है? क्या मुझे कुत्ते से डर लगता है? क्या कोई चाइल्डहुड पेट था? मेरे लिए डॉग लॉयल्टी का सिंबल है या डेंजर का? क्या हाल में किसी डॉग से रिलेटेड घटना हुई? पांचवा कदम, करंट लाइफ कंटेक्स्ट देखिए। इन दिनों जीवन में क्या चल रहा है? क्या कोई डिसीजन पेंडिंग है? क्या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है? क्या करियर ट्रांजिशन है? क्या कोई इमोशन दबाया जा रहा है? क्या ड्रीम वेकिंग एटीट्यूड को बैलेंस कर रहा है? छठा कदम, ड्रीम के प्रत्येक कैरेक्टर को अपने पर्सनालिटी के संभावित हिस्सों के रूप में देखिए। यह हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन यूजफुल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ड्रीम में थीफ आया। क्या कोई बाहरी व्यक्ति आपकी एनर्जी चुरा रहा है या आप स्वयं अपनी प्रायोरिटीज से टाइम चुरा रहे हैं? ड्रीम में बच्चा रो रहा है। क्या यह किसी रियल चाइल्ड से जुड़ा है या पर्सनालिटी का कोई नेग्लेक्टेड वल्नरेबल हिस्सा अटेंशन चाह रहा है? ड्रीम में स्क्रिप्ट जज है। क्या यह एक्सटर्नल अथॉरिटी है या आपका हार्श इनर क्रिटिक? सातवां कदम, ड्रीम को तुरंत एक्सप्लेन मत कीजिए। उसके साथ कुछ दिन रहिए, उसका स्केच बनाइए, उस इमेज पर फ्री राइटिंग कीजिए। कभी अर्थ धीरे धीरे खुलता है, कभी अगला सपना पिछले ड्रीम को क्लैरिफाई करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने इंटरप्रिटेशन से ऑब्सेस्ड मत होइए। ड्रीम वर्क क्यूरियोसिटी है,
सर्टेनिटी नहीं। यह सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाए, फियर नहीं। यदि ड्रीम्स लगातार अत्यधिक डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हो, ट्रॉमा से जुड़े हो या आपकी डेली फंक्शनिंग प्रभावित हो रही है, तो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सहायता लेना उचित है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, नाम मान लेते हैं आरव। आरव सफल है, अच्छी नौकरी, परिवार, सम्मान, लोग कहते हैं तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके भीतर अनएक्सप्लेन्ड एम्प्टीनेस है। वह स्वयं को बिजी रखता है, मीटिंग्स, ट्रैवल, फोन, वीडियो, सोशल गैदरिंग्स। उसके पास अकेले रहने का समय नहीं, या शायद वह अकेले रहना नहीं चाहता। एक रात उसे सपना आता है, वह एक विशाल होटल में है। होटल बहुत लग्जूरियस है, चमकदार लाइट्स, मार्बल फ्लोर, लोगों की भीड़, सब उसे पहचानते हैं। हर कोई हाथ मिला रहा है, वह मुस्कुरा रहा है। लेकिन अचानक उसे याद आता है उसे अपने कमरे में वापस जाना है। वह रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन उसे रूम नंबर याद नहीं। वह अपनी पॉकेट चेक करता है, की गायब है। रिसेप्शनिस्ट कहती है आपका नाम यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। आरव घबरा जाता है। वह कहता है लेकिन मैं वर्षों से यहीं रह रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट उसकी ओर देखती है और केवल इतना कहती है, आप यहाँ रहते नहीं हैं, आप केवल लोगों से मिलने आते हैं। फिर होटल की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। अंधेरे में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, उसके हाथ में पुरानी की है। वह आरव से कहता है आपका कमरा नीचे है। बच्चा बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर चल देता है। आरव उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन डर जाता है। उसी क्षण उसकी नींद खुल जाती है। अब इस ड्रीम का अर्थ क्या है? लग्जरी होटल शायद उसकी सक्सेसफुल पब्लिक लाइफ है, लोगों की भीड़ उसका सोशल परसोना, रूम नंबर भूल जाना, अपने इनर होम से डिस्कनेक्ट होना। रिसेप्शनिस्ट का कहना कि वह यहाँ रहता नहीं, यह संकेत हो सकता है कि आरव दूसरों की दुनिया में उपस्थित है, लेकिन स्वयं के भीतर एब्सेंट। बच्चा क्या है? उसका चाइल्डहुड सेल्फ, उसकी नेग्लेक्टेड क्रिएटिविटी, उसकी वल्नरेबिलिटी, एक नई शुरुआत। और बेसमेंट, क्या वह अनकॉन्शियस है? पुरानी मेमोरीज, शैडो, वह लाइफ जिसे उसने करियर के नीचे दबा दिया। ड्रीम कोई फाइनल आंसर नहीं देता, लेकिन वह आरव को क्वेश्चन देता है, तुम वास्तव में कहाँ रहते हो? बाहर बनाई गई चमकदार इमेज में, या अपने भीतर के उस कमरे में जिसकी की एक भूला हुआ बच्चा पकड़े हुए है? कई बार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी सक्सेस से नहीं, हमारे सपनों से आता है। कल्पना कीजिए, आपको बार बार सपना आता है कि एक मॉन्स्टर आपका पीछा कर रहा है। आप हर बार भागते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, छिपते हैं, लेकिन वो आपको ढूंढ लेता है। ऐसे ड्रीम में आप हर बार भागते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, छिपते हैं, लेकिन वो आपको ढूंढ लेता है। ऐसे ड्रीम में एक इमेजिनेटिव एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। जागती अवस्था में शांत होकर उस सीन को याद कीजिए, लेकिन इस बार भागिए मत। कल्पना में रुकिए, मॉन्स्टर की ओर मुड़िए और पूछिए, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? हो सकता है कोई आंसर ना आए, हो सकता है इमेज बदल जाए, हो सकता है मॉन्स्टर कहे, मैं तुम्हारा एंगर हूं, मैं तुम्हारी नेग्लेक्टेड एम्बिशन हूं, मैं वो ट्रूथ हूं जिसे तुम बोलना नहीं चाहते, मैं तुम्हारा एग्जॉशन हूं, मैं तुम्हारे जीवन की वह बाउंड्री हूं जिसे तुमने कभी बनाया ही नहीं। कभी मॉन्स्टर छोटा हो सकता है, कभी वह घायल दिखाई दे सकता है, कभी पता चलता है कि वह आपको मारना नहीं चाहता था, रोकना चाहता था। यह प्रोसेस इमेजिनेशन का क्रिएटिव यूज है, लेकिन इंटेंस ट्रॉमा, साइकोसिस अथवा सीवियर डिस्ट्रेस की स्थिति में ऐसे इनर एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल गाइडेंस के बिना नहीं करने चाहिए।
अपने इनर फिगर से डायलॉग करने का अर्थ है उन्हें लिटरल एक्सटर्नल बीइंग मान लेना नहीं। यह साइकी के विभिन्न एस्पेक्ट्स के साथ सिंबॉलिक कन्वर्सेशन हो सकती है। हमारा मन एक सिंगल वॉइस नहीं, हमारे भीतर अनेक डिजायर्स, फियर्स और रोल्स होते हैं। एक हिस्सा चेंज चाहता है, दूसरा सेफ्टी। एक हिस्सा फ्रीडम चाहता है, दूसरा अप्रूवल। एक हिस्सा ट्रुथ बोलना चाहता है, दूसरा कन्फ्लिक्ट से डरता है। मैच्योरिटी का अर्थ किसी एक आवाज को डिक्टेटर बना देना नहीं, सभी को सुनकर कॉन्शियस चॉइस करना है। हम दूसरों के बारे में कहते हैं वह स्वयं को नहीं जानता, लेकिन क्या हम स्वयं को जानते हैं? हम मानते हैं हम रैशनल हैं, लेकिन हमारे डिसीजंस इमोशंस से प्रभावित होते हैं। हम कहते हैं हमें स्टेटस की परवाह नहीं, लेकिन कंपैरिजन से मूड बदल जाता है। हम कहते हैं हमने पास्ट को पीछे छोड़ दिया, लेकिन किसी एक सेंटेंस से पुराना पेन जाग उठता है। हम कहते हैं हम किसी से जेलस नहीं, लेकिन उसकी सक्सेस को छोटा साबित करने में लग जाते हैं। हम कहते हैं हमें अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइलेंस आते ही स्क्रीन खोजने लगते हैं। सेल्फ नॉलेज केवल यह जानना नहीं कि हमें कौन सा म्यूजिक पसंद है, हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट, या हमारा पर्सनालिटी टाइप क्या है। रियल सेल्फ नॉलेज अनकंफर्टेबल होता है। यह पूछता है मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ, मैं किस सिचुएशन में स्वयं को छोटा करता हूँ, मैं किस बात के लिए दूसरों को ब्लेम करता हूँ, मैं किस प्रकार की प्रेज की एडिक्शन है, मुझे काइंडनेस में कितना लव है और कितना फियर, मेरी एम्बिशन में कितना पर्पस है और कितनी इनसिक्योरिटी, मेरे स्पिरिचुअलिटी के पीछे कितनी सिंसियरिटी है और कितना एस्केप। इन प्रश्नों के उत्तर किसी ऑनलाइन क्विज से नहीं मिलते, वे जीवन के रिपीटेड पैटर्न से मिलते हैं। हम जिन रिलेशनशिप्स को बार बार खराब करते हैं, जिन कन्फ्लिक्ट्स को अलग अलग लोगों के साथ रिपीट करते हैं, जिन गोल्स को प्राप्त करके भी खाली रहते हैं, जिन प्रोमिसेस को स्वयं से करके तोड़ते रहते हैं, हमारा जीवन अक्सर वही लेसन्स दोहराता है जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड सीखने से इनकार करता है। ड्रीम्स, सिंबल्स और इनर रिफ्लेक्शन उस रिपीटिशन को विजिबल बना सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस केवल पहला कदम है, उसके बाद एक्शन चाहिए। यदि आपने पहचाना कि आप बाउंड्रीज नहीं रखते, तो अगली बार रिस्पेक्टफुली नहीं कहना होगा। यदि आपने जेलसी के पीछे अपना नेग्लेक्टेड ड्रीम देखा, तो उस ड्रीम की दिशा में एक छोटा स्टेप लेना होगा। यदि आपने अपने पर्सोना की डिपेंडेंसी पहचानी, तो बिना अप्लॉज के भी मीनिंगफुल एक्टिविटी करनी होगी। यदि शैडो में एंगर मिला, तो उसे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में बदलना होगा। एक सुंदर विचार बनकर रह जाता है जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इनसाइट बिना एक्शन के एक सुंदर विचार बनकर रह जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब समझ व्यवहार में बदलती है। सिंबल्स की दुनिया फैसिनेटिंग है, लेकिन एक डेंजर भी है। हम हर घटना में हिडन मैसेज खोजने लग सकते हैं, हर कोइंसिडेंस को कॉस्मिक सिग्नल मान सकते हैं, हर ड्रीम को प्रोफेसी, हर अट्रैक्शन को डेस्टिनी, हर डिफिकल्टी को मिस्टिकल टेस्ट। यह अप्रोच सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बजाय कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। एक बैलेंस दृष्टि आवश्यक है। कुछ ड्रीम्स दिन भर की मेमोरीज से बनते हैं, कुछ इमेजेस रैंडम भी हो सकते हैं, कुछ घटनाएं केवल कोइंसिडेंस हो सकती हैं, कुछ इमोशंस बायोलॉजिकल, सोशल और प्रैक्टिकल कारणों से आते हैं। सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन रियलिटी से भागने का साधन नहीं होना चाहिए। यदि आपकी नौकरी में समस्या है, तो केवल ड्रीम जनरल पर्याप्त नहीं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग और स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए। यदि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो केवल आर्केटाइप समझना पर्याप्त नहीं, क्लियर बाउंड्रीज और प्रैक्टिकल एक्शन चाहिए। यदि मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं, तो केवल स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन पर्याप्त नहीं, प्रोफेशनल असेसमेंट आवश्यक हो सकता है। इनर वर्ल्ड और आउटर रियलिटी दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक को समझने के लिए दूसरे को इग्नोर करना विजडम नहीं है।
यंगियन थिंकिंग का मूल्य शायद इसी बैलेंस में है। यह हमें इमेजिनेशन को रिस्पेक्ट करना सिखाती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं करती। यह मिस्ट्री के लिए स्थान बनाती है, लेकिन हर बात को ब्लाइंड बिलीफ में बदलने की मांग नहीं करती। अब एक बार फिर उस घर की कल्पना कीजिए जिसका एक छोटा सा कमरा रोशनी से भरा हुआ था और पीछे हजारों बंद दरवाजे थे। हम में से अधिकांश लोग पूरा जीवन केवल उसी रोशन कमरे में बिताते हैं। हम अपना नाम जानते हैं, अपना प्रोफेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी पब्लिक आइडेंटिटी, लेकिन पीछे के दरवाजे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर करते हैं। कभी कोई ड्रीम दरवाज़ा खटखटाता है, कभी कोई क्राइसिस, कभी कोई रिलेशनशिप, कभी कोई फेलियर, कभी कोई अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस और कभी कोई लॉन्गिंग जिसका हमारे पास कोई नाम नहीं होता। हम उन आवाज़ों को साइलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम स्वयं को बिजी रखते हैं, इंटरटेनमेंट बढ़ाते हैं, अचीवमेंट्स बढ़ाते हैं, नॉइज़ बढ़ाते हैं, लेकिन इनर हाउस गायब नहीं होता। जिस कमरे में हम जाने से डरते हैं, कभी कभी वही हमारी खोई हुई शक्ति बंद होती है। शैडो के भीतर केवल डार्कनेस नहीं, वहाँ सप्रेस्ड करेज भी हो सकता है। बंद कमरे के भीतर केवल पेन नहीं, वहाँ सट क्रिएटिविटी भी हो सकती है। नाइटमेयर के मॉन्स्टर के भीतर केवल डेंजर नहीं, वहाँ वार्निंग भी हो सकती है। अकेलेपन के भीतर केवल एम्प्टीनेस नहीं, वहाँ इनर वॉइस भी हो सकती है। होलनेस का अर्थ अपने हर हिस्से को पसंद करना नहीं, अपने हर हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। यह स्वीकार करना कि हाँ, मेरे भीतर फियर है, मेरे भीतर एंगर है, मेरे भीतर जेलसी भी उठती है, मुझे अप्रूवल चाहिए, मैं कभी कभी गलत होता हूँ, मैं दूसरों पर अपनी एक्सपेक्टेशंस प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं अपने मास्क को अपना चेहरा समझ लेता हूँ, लेकिन साथ ही मेरे भीतर करेज भी है, कंपैशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, रिपेयर करने की क्षमता भी है, मीनिंग खोजने की शक्ति भी है और बदलने की पॉसिबिलिटी भी है। शायद मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा किसी दूर देश तक नहीं, वह जर्नी बाहर से भीतर की ओर है। यह ऐसी यात्रा है जिसमें यात्री भी आप हैं, रास्ता भी आप हैं, अंधेरा भी आप हैं और वह प्रकाश भी आप हैं जिसे आप स्वयं खोज रहे हैं। आज रात जब कोई सपना आए तो उसे तुरंत मीनिंगलेस कहकर मत भूलिएगा। कुछ क्षण रुकिएगा, उस इमेज को याद कीजिएगा, उस फीलिंग्स को महसूस कीजिएगा और स्वयं से पूछिएगा, मेरे भीतर कौन सा हिस्सा मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। शायद आंसर तुरंत ना मिले, शायद कई दिनों तक ना मिले, लेकिन प्रश्न को अपने साथ रखिए, क्योंकि कुछ डोर्स फोर्स से नहीं खुलते, वे अटेंशन से खुलते हैं। कुछ ट्रुथ्स लॉजिक से नहीं मिलते, वे सिंबल्स के रूप में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। और कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं जिनमें डेस्टिनेशन कोई नई जगह नहीं, बल्कि आपका अपना भूला हुआ सेल्फ होता है। आप अपने सपनों को केवल देखते नहीं हैं, आपके सपने भी आपको देख रहे होते हैं और शायद हर रात वे आपको उसी व्यक्ति की ओर वापस ले जाने का प्रयास करते हैं जो अब दुनिया के सामने नहीं बल्कि अपने भीतर है। यदि इस यात्रा ने आपको अपने सपनों, अपने शैडो या अपनी ज़िंदगी के रिपीटेड पैटर्न्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, अंतर यात्रा, क्योंकि कार्ल यंग की दुनिया में यह केवल शुरुआत है। अगली यात्रा में हम विस्तार से समझेंगे हम अपने डार्क क्वालिटीज़ को दूसरे लोगों पर कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, क्यों कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के हमें अत्यधिक डिस्टर्ब करते हैं, और अपनी शैडो को पहचान कर हम अपने रिलेशनशिप तथा पर्सनालिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तब तक अपनी बाहरी दुनिया को देखते रहिए, लेकिन कभी कभी भीतर मुड़कर उस व्यक्ति से भी मिलिए जो लंबे समय से आपका इंतजार